हाय गुड इवनिंग। हाय गुड इवनिंग। तो वापस हम ज्वाइन कर लिया इस बार नेचुरल लाइट में, क्योंकि बार बार पता नहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो मैं बालकनी में आ गया हूँ अपनी, और अमृत हमारे बीच, जिनसे हम अभी बात कर रहे थे और बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही थी, उन्हें मैं फिर से ऐड करता हूँ वापस इस डिस्कशन में। अमृत, आप मुझे रिक्वेस्ट भेजो प्लीज़। हाय गुड इवनिंग। वापिस आ गए हैं और वापस हम अपनी बातचीत शुरू करते हैं फिर से। हाय। हाय सर। तो थोड़ी डिफरेंट सेटिंग में आ गया हूँ मैं, नेचुरल लाइट में। पता नहीं क्या हुआ है, थोड़ी कुछ हो रहा है, इशू हो रहा है। वरना जयपुर में कभी लाइट नहीं जाती है, और यहाँ कोई की बात नहीं सर, हम कम। राजस्थान राजस्थान भ्रमण कर रहे हैं आपके इसी इसी बहाने से। हाँ ठीक है। तो एनीवे, तो वापस अपने डिस्कशन पे आते हैं। वो बात ये चल रही थी एक्चुअली अमृत, आप सब लोग भी जुड़े हुए थे कि भाई आ, जो ये हॉबीज हैं या जो आपकी चीजें सुकून देती हैं तैयारी के दौरान, लोग कहते हैं भाई कि पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए पूरे टाइम आपको। केवल और केवल पढ़ाई करनी चाहिए, कमरे में बंद कर लेना चाहिए, और जब तक आप आईएएस नहीं बनो तब तक उस कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये बात कितनी सही है, और क्या आपकी जो हॉबीज है, म्यूजिक है, जो भी है, तो ये आपको क्या वाकई में मदद करता है? तो आप अपना आंसर दे रहे थे, प्लीज उसको कंटिन्यू करिए। अब वो आंसर तो भूल गया, बट आई स्टार्ट अगेन कि डेफिनेटली हॉबीज कैन हेल्प, बट ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास तैयारी के दौरान टाइम लिमिटेड है। तो आप अपनी हॉबीज को इस तरह परस्यू कीजिए, हॉबीज को परस्यू करना भी जरूरी है, दोनों ही चीजें गिवन है। अब आपको अपनी हॉबीज को इस तरह से अलाइन करना है कि वो तैयारी में जो है आपको और पावर दे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मेरी एक हॉबी थी रनिंग या फिर वर्कआउट वाला। तो शुरुआत शुरुआत अगर सुबह सुबह उठ के आपने वर्कआउट कर लिया या रनिंग कर ली, तो आप पूरे दिन एक अलग ही एनर्जी, अलग ही फोकस अपने आप में फील करेंगे, और उससे आपकी मेंटल फिजिकल सारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो एक लॉन्ग टर्म तैयारी जो है वो बेटर होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर किसी की हॉबी है सोशलाइजिंग, या किसी से मिलना, मिले बिना, किसी से बात किए बिना, डिस्कस किए बिना रहा ही नहीं जाता, तो अब आप ऐसे इंटरेस्टेड एम है, अगर उन्हीं का ग्रुप बना लें, उन्हीं के साथ पढ़ाई, तो आपके मस्ती के दौरान भी पढ़ाई के रेफरेंसेस आते रहेंगे आपको, मतलब बहुत फन वे में आपकी तैयारी हो जाएगी, और बहुत अलग अलग इंसाइट्स आपको मिलते चले जाएंगे। तो ये बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप कर सकते हैं इसको साथ में। या कुछ लोग मैंने देखा है कि भागते भागते ही वो बिग पिक्चर लगा लेते हैं हेडफोन में या ईयरपॉड्स में, और वो दोनों ही काम हो जाते हैं, मतलब यू कैन कंपाउंड। हाँ मतलब ये हुआ कि अगर सोशलाइजिंग तो करना ही होता है, देखो हर किसी को अपनी बात किसी से तो शेयर करनी ही होती है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे कोई फ्रेंड हो। पर उसमें आपने बड़ा अच्छा बताया कि भाई ऐसे ही लोगों का आप ग्रुप बना लो ना, जो आपकी तैयारी कर रहे हो, सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेम उनका कोई ना कोई सेम चीज हो, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। बट और ये म्यूजिक म्यूजिक कितना रोल प्ले करता है, मतलब म्यूजिक से क्या ताकत मिलती है आपको? सर, म्यूजिक से मुझे जो पर्सनली फील हुआ वो ये कि दो चीजें। एक तो कभी आपके अंदर ऑलरेडी नेचुरली ऐसा कोई इमोशन, ऐसा कोई बात आ रही होती है जो जिसको आप म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ यू कैन राइट सॉन्ग्स, इफ यू कैन राइट सम पोएट्री, तो आप म्यूजिक के थ्रू बना सकते हैं, या फिर सिर्फ गा के बस वो एक्सप्रेस। एक बात तो वही खत्म। दूसरा जो मुझे ज्यादा पावरफुल, या जो मुझे ज्यादा जो अच्छा जो इसकी यूटिलिटी लगी, वो ये है कि कभी कभी यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, कभी कभी यू डोंट फील दैट फोकस वाला इमोशन, या जो आपको अपने गोल के प्रति होना चाहिए। तो वो एक ड्राइव लाने के लिए भी, एक फोकस लाने के लिए भी, अपने गोल की तरफ भागते रहने के लिए भी, म्यूजिक के अंदर बहुत सारे आपको सॉन्ग्स मिल जाएंगे, लिरिक्स मिल जाएंगे, जो आपको उस डायरेक्शन में भागने पे वापस मजबूर कर देंगे। ओके। ओके। तो मतलब कुल मिला के हम बात कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की बात हमने की, जिंदगी की बात कर रहे हैं बेसिकली कि भाई तैयारी के दौरान और नौकरी में आने के बाद भी
जो इंडिविजुअलिटी है आपकी, जो आपका बेसिक नेचर है, जो आपकी चीज़ें हैं, हॉबीज़ हैं, जो आपको सुकून देती हैं, उनको बनाए रखना कितना ज़रूरी है, क्या वो सच में हेल्प करती हैं या फिर वो केवल टाइम पास है। तो इस पर अमृत ने लगातार बहुत अच्छी बातें हमको बताई। मैं चाहूंगा कि एक नहीं बार फिर से एक बट मैंने गैप। मैंने तो एक बार, सॉरी सॉरी इंटरप्शन की, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन तक के फेज की बताई। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हॉबीज जो हैं जीवन भर हमारे काम आती है, तो एक बार अगर आप एस्पिरेंट्स को ये भी बता दें कि प्रिपरेशन के बाद, सिलेक्शन लेने के बाद या तैयारी या नौकरी के दौरान कैसे आप हॉबीज आपके काम आती है और कैसे उनको हम मेंटेन रख सकते हैं, बिकॉज हमें सबको दिखता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है बीइंग डायरेक्टर टूरिज्म राजस्थान, बट आपके पास कलर्स ऑफ लाइफ सबसे ज्यादा है। तो ये कैसे कर पा रहे हैं मतलब आप? देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक तो वही कि जो भी आपका काम है उसमें खुद इतना ज्यादा डूब जाओ, इमर्स हो जाओ आप, कि उसमें आपको मजा आने लग जाए। और मेरा तो काम भी ऐसा है कि बहुत कलरफुल है, क्योंकि राजस्थान इज द मोस्ट कलरफुल स्टेट ऑफ इंडिया, और उसके टूरिज्म में काम कर रहा हूँ अभी तो। या फिर जब आप जिले में भी जाते हो, डीएम बनते हो, तो वहाँ भी बहुत सारे तरह के आपको काम देखने होते हैं, पूरी गवर्नेंस, पूरा प्रशासन संभालना होता है, आप कभी बोर नहीं होते। एक तो ये। और दूसरा, ये सवाल मुझसे बहुत लोग पूछते हैं अमृत, जो आपने अभी पूछा है कि भाई आप अपनी हॉबीज को कैसे मैनेज करते हो, आप कैसे इतना एक्टिव रहते हो लिटरेचर में भी, बुक्स में भी। कई लोग मेरे को सवाल पूछते हैं, मेरे कलीग्स भी कई बार मेरी बहुत खिंचाई करते हैं इस बात को लेके। पर इसका जवाब ये है कि भाई देखो, हर कोई व्यक्ति जीवन में अपनी जो भी चीजें उसको अच्छी लगती है काम के अलावा, काम जो है भले ही वो कितना भी आपको पसंद हो, पर उस काम के बाद जो थोड़ा सा आपको शाम को ब्रेक मिलता है या फिर आपको वीकेंड पे थोड़ा ब्रेक मिलता है, उसमें आप वो काम करना चाहते हो जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको किक देता है, जो आपको सुकून देता है। तो लोग, अलग अलग तरह की हॉबीज होती हैं। लोग ओटीटी देखते हैं, टीवी मूवीज देखते हैं, स्पोर्ट्स का शौक होता है लोगों को, गप्पे मारने का शौक भी बहुत अच्छा शौक होता है, म्यूजिक का शौक होता है, लिटरेचर का शौक होता है। तो मुझे पढ़ने लिखने का शौक है। ये बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। और मैं उस शौक के लिए थोड़ा बहुत समय निकाल लेता हूँ, और उसके लिए थोड़ा टेक्नोलॉजी भी सहारा देती है आजकल, कि मैं जब लिखता हूँ तो वो मोबाइल पे ही लिख लेता हूँ। मैं उसके लिए आजकल, पिछले कई सालों से मैंने कागज और कलम का सहारा नहीं लिया है। ऑफिस में फाइलें जरूर फिजिकल होती हैं, पर उसके अलावा जो मैं लिखता हूँ, कोई भी आर्टिकल या कोई भी राइट अप लिखता हूँ, जो भी सोशल मीडिया पे भी कई बार लंबा लंबा आर्टिकल लिखता हूँ, और जो बुक्स में लिखता हूँ पूरी की पूरी मोबाइल पे लिख डालता हूँ। तो इसका भी फायदा मिलता है, इस तरह से मैनेज हो जाता है। इम्पोर्टेंस जो है लाइफ में, खासकर सिविल सर्विसेज में या किसी भी प्रोफेशन में आने के बाद, हॉबीज की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। जब हम लोग एकेडमी में जाते हैं, आप, मैं लबासना में गया, अब आप एनपीए में जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं जो ट्रेनिंग के अलावा होती हैं। उसमें कल्चरल एक्टिविटी होगी, ट्रैकिंग कराएंगे आपसे, इंडिया डे होता है, विलेज विजिट होती है, कल्चरल एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे क्लब्स होते हैं, हॉबीज क्लब होते हैं, तरह तरह की हॉबीज अगर नहीं है किसी में तो वो डेवलप कराई जाती है, ताकि वो जिंदगी भर एक सामान्य व्यक्ति और एक सेन व्यक्ति बन के रहे, अजीबो गरीब ना बन जाए। क्योंकि जो, जब वो इतने महत्वपूर्ण पद पे जाता है और अगर वो खुद खुश नहीं है अंदर से, तो वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और हम सब जानते हैं कॉर्पोरेट में तो इस पे बहुत ध्यान दिया जाता है, उनको अलग अलग तरह के सेशंस कराए जाते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर कराए जाते हैं, योगा सेशन कराए जाते हैं। तो ऐसे ही इस सर्विस में आने के बाद स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, और जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो स्ट्रेस बस्टर भी थोड़ा चाहिए होता है, और वो काम हमारी ये हॉबीज करती हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो अपना मूल स्वभाव है ये कभी खत्म ना हो, और ये हमेशा बना रहे। सर एक दो क्वेश्चन अभी नीचे आए थे, उसमें से मुझे जो लगा कि जिस पे आपसे ही पूछना चाहिए, आप ही को बोलना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि इन्होंने बोला कि क्या बड़े घर के लोग ही आईएएस बनते हैं? इस मिथ्या को, इस धारणा को तो सर आप ही अच्छे से तोड़ेंगे। ये उनको आपकी शक्ल देख के लग रहा होगा बड़े घर से, मैं तो वैसे नहीं। बड़े घर से ना तो हूँ, और ना ही मैं ऐसा दिखता हूँ कि बड़े घर से हूँ। तो, तो एनीवे, तो ये तो जिन लोगों को मेरी स्टोरी पता है, ज्यादातर लोगों को आप में से पता है कि भाई मैं तो एक सामान्य परिवार से रहा हूँ, और मेरठ एक है दिल्ली के पास, वहाँ रहता था, बिल्कुल सामान्य परिवार में, हिंदी मीडियम टाइप हूँ। आज जेएलएफ के सेशन में भी यही बात हो रही थी कि हिंदी मीडियम टाइप आदमी हूँ, और जिनको थोड़ा सा हिकारत भरी नजरों से देखा जाता है, इंग्लिश फ्लुएंट बोल नहीं पाते, आज भी नहीं बोल पाते उतनी फ्लुएंट, तब तो बात ही नहीं थी। तो वो लोगों में से हैं हम। और उसके बाद अपनी लकीर को बड़ी करते हुए, दूसरे की लकीर को छोटा नहीं करा कभी, अपनी लकीर को बड़ी करते हुए आगे बढ़ते गए। पहले क्लरिकल जॉब में रहे, फिर ग्रुप बी में आए, फिर ग्रुप ए में आए, फिर सोचा कि क्यों ना सबसे बड़ी नौकरी करें जब कर ही रहे हैं सरकारी नौकरी। तो आईएएस का एग्जाम दिया और फाइनली सिलेक्शन भी हुआ। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता रहा। और ये बात जो है कि भाई बड़े घर के लोग ही बन सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है।
अपनी मेहनत से कोई आईएएस ही क्यों, आईआईटी जी है, आपका नीट का एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो अपनी मेहनत से कोई भी कर सकता है। आज के ज़माने में यहाँ का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, दिमाग का और आपकी मेहनत का ही इम्पोर्टेंस है। अब वो बहुत डेमोक्रेटाइज हो गया है हमारा ज़माना, अब वो ज़माना नहीं रहा है जहाँ पे प्रतिभा पे या फिर संसाधनों पे कुछ ही लोगों का हक हुआ करता था। हाँ तो ये तो सर स्टोरी सबको शायद मालूम है, और मैं भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, और मेरा भी कुछ सर जैसी ही जर्नी रही। हालांकि सर की बहुत इलॉबरेट है, बट मेरा भी कुछ ऐसा ही रहा, धीरे 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 करते करते। नहीं नहीं, प्लीज़ थोड़ा सा बताओ आप अमृत, प्लीज़ मुझे, क्योंकि मुझे खुद भी ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपनी, क्योंकि आपकी स्टोरी है, इस तरह की जो नई कहानियां हैं जो वाकई में अभी तक अनटोल्ड हैं, अनकही कहानियां हैं, वो सामने आनी चाहिए प्लीज। बहुत कुछ यूनिक तो नहीं है, बट आई थिंक बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे यहाँ पे जो रिलेट करेंगे कि हम सभी आईआईटी जेई के एग्जाम देते हैं। पहले कोई आईआईटी में चले जाता है, कोई एनआईटी में, कोई प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाते हैं। तो मैं एनआईटी वारंगल में चला गया था। वहां से एक अच्छी नौकरी लग गई थी, वो नौकरी चल रही थी। एंड मिडिल क्लास फैमिली, तो सबकी यही मेंटेलिटी की जो चल रहा है वो चलने दो, क्यों उसको डिस्टर्ब करना है। बट उस टाइम पे मुझे ये लगा, एक 22 साल की उम्र में आपको लगता है कि कुछ और कर ले, कुछ और कर ले। एनर्जी इतनी होती है आपके पास, डायरेक्शन नहीं होती है, होश कम होता है, थोड़ा जोश बहुत ज्यादा होता है। तो वो ज्यादा बिना सोचे जॉब छोड़ दी, जैसा कि सारे इंजीनियर्स करते ही हैं यूपीएससी सिविल सेवा में आने से पहले। तो वो हमने शुरू कर दी प्रिपरेशन, और फिर पहला धचका लगा जब पहला प्रीलिम्स ही पास नहीं हुआ, वो 0.66 मार्क्स से। तो वो एक साल जब रुकता है 0.66 मार्क्स से, वो पूरे साल के दौरान आपकी सेविंग्स भी खत्म हो रही है। आपके जो कलीग्स थे उनके प्रमोशन पे प्रमोशन, किसी का 30 लाख, किसी 50 लाख का पैकेज बढ़ता है, कोई बाहर चला गया। तो वो हम सभी झेलते हैं, आई थिंक वो सबका कॉमन शायद मैं दर्द यहाँ पे कर रहा हूँ। बट उसके साथ ही आप अगर लगे रहें उसको झेलते रहें, तो आई थिंक देर इज अ चांस। और फिर यूपीएससी में भी पहली बार में आईएएस नहीं बने, अभी भी नहीं बने आईएएस, आईपीएस बने हैं अभी तक सिर्फ। तो धीरे 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 चल तीसरे अटेम्प्ट में आईपीएस बना हूँ। मतलब लगातार तीसरे सिलेक्शन में, जो तीसरा सिलेक्शन है उसमें आईपीएस बना हूँ। तो ये एक आपके जैसे नहीं रही सर कि सीधा आईएएस ही बने हैं, तो इसमें भी थोड़ा मेहनत लगी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फाइनली वो टू आंसर योर क्वेश्चन कि बड़े घर के ही लोग आईएएस बनते हैं, आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसा सर ने बोला कि टेक्नोलॉजी भी आ गई है, डेमोक्रेटाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है अब, कंटेंट का भी और गाइडेंस का भी। और इनफैक्ट जो आज हम सेशन कर रहे हैं, इसका भी जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है कि जो राइट गाइडेंस है या राइट टिप्स है वो सब तक पहुंचे। राइट टिप्स पहुंचे, और साथ में एक ये ना रहे कि कोई बहुत अनोखी बात है या बहुत डिफरेंट होते हैं टॉपर, ऐसे ही जैसे हम और आप बैठ के गप मारते हैं, आपस में घर में बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, वैसे ही होते हैं सिविल सर्वेंट्स भी। आपके सामने अमृत बैठे हैं और वो इतनी अच्छी रैंक लाए हैं, और उसके बाद भी देखिए कि किस तरह से हम लोग, तो बेसिकली हमें ये भी बताना है इस सेशन के माध्यम से कि भाई हम लोग भी अपनी हॉबीज को जीते हैं, हम लोग भी मस्ती करते हैं, हम लोग भी खुश रहने के तरीके ढूंढते होते हैं। तो ये है। और तो अमृत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मतलब जैसे हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात की, हमने कहा कि भाई इनका क्या रोल है लाइफ में, और एक एक टर्म है, जैसे मैं कई बार बहुत सोचता हूँ और मैंने इस पे बहुत बात भी की है, खासकर एथिक्स का जो पेपर है उसमें एक टर्म बहुत यूज होता है प्रशासन में, कि गवर्नमेंट में एम्पैथी का क्या यूज है एडमिनिस्ट्रेशन में। जब हम राइट। सिविल सर्वेंट बनते हैं तो उसमें एम्पैथी का इस्तेमाल करना होता है, जो एथिक्स के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो थोड़ा सा उस पर बात करना चाहेंगे कि भाई एम्पैथी जो है उसका मतलब आपके हिसाब से क्या है, और वो एम्पैथी जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पब्लिक डीलिंग में किस तरह से मदद करती है, थोड़ा सा आपसे जाना। सर एम्पैथी हम जैसे सभी ही पढ़ते आए हैं एथिक्स के सिलेबस में, और मैंने तो शायद वो वर्ड पहली बार वहीं सुना था। तो कि एम्पैथी का मतलब टू पुट योर सेल्फ इन टू अदर शूज। आप जो दूसरा फील कर रहा है, चाहे अच्छा, चाहे बहुत अच्छा, चाहे बुरा, चाहे बहुत बुरा, आप वो फील कर पाए। और जब उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उस एलिमेंट को अपने दिमाग में रखें और उस तरह से इंटरेक्ट करें, चाहे आपका मन कुछ भी कर रहा हो, वो उसको सेकेंडरी रखते हुए। तो बेसिकली एम्पैथी का ये मतलब मैंने जो सीखा है। अब वो पर्सनल लाइफ में अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल, हमें बहुत सारे इंस्टेंसेस दिखते हैं जब हमें एकदम से किसी के कुछ करने पे या कहने पे गुस्सा आ जाता है। चाहे हमारे, जस्ट फॉर एग्जांपल मेरी अगर बात करूं तो मेरी जॉब छोड़ने के बाद, एक बार फेल होने के बाद, माता पिता काफी गुस्सा थे और काफी तनाव की स्थिति थी, मतलब उनको ये डिसीजन सही नहीं लगा। तो एक
एक जो ऑप्शन हो सकता था वो कि वो अगर गुस्सा कर रहे हैं या डांट रहे हैं तो मैं भी मतलब अपना आपा खो दूं और वापस रिवर्ट करने लग जाऊं, और वो फिर एक परमानेंट डैमेज होता है वहां से रिलेशंस में। बिल्कुल। बट एक आप ये समझे कि वो माता पिता हैं, तो आपके लिए बुरा तो नहीं ही सोच रहे होंगे। वो अगर सोच रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो अगर आप यहाँ से शुरू करें, ऐसे ही दोस्तों में भी बहुत चीजें होती है तैयारी के दौरान, बहुत लगता है हमें कभी कभी कि इसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अगर इस तरह की है, तो ये कोई और एग्जाम के अगर फॉर्म भर रहा है तो हम उसे उस तरह से जज ना करें कि यार ये यूपीएससी के लिए सीरियस नहीं है, या ये मतलब हम बहुत चीजें कर देते तो हैं अनजाने में और फिर उसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। राइट राइट उसकी मजबूरी हो सकती है, या तो हम जानने की कोशिश करें, और अगर हम नहीं जान पा रहे तो एटलीस्ट उसे इस तरह से जज ना करें। तो ये आई थिंक बहुत बाद में सीखा मैं भी ये चीजें। और एडमिनिस्ट्रेशन में तो अभी मैं आया नहीं, बट जो भी मेरा अभी तक सिविल सर्विसेज में जो अभी तक एक्सपोजर रहा है उसमें तो बहुत काम आता है। बिकॉज आपका जो एक बैच बनेगा, सबसे पहली बात तो वो एक ऑल इंडिया लेवल का बैच होगा, लेवल का भी और डाइवर्सिटी का भी। तो हर तरफ, हर कल्चर, हर बिलीफ्स, हर वैल्यू सिस्टम के लोग आएंगे। तो उस समय अगर आप अड़ जाएं किसी बात पे, या कल अलग अलग तरह के स्टैंड ले लेंगे, तो आप अपने आप को पाएंगे बिल्कुल अलग होते चले जा रहे हैं। लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या मतलब हर चीज में आपको शामिल नहीं करेंगे। वेरएज अगर आप उल्टी पर्सनालिटी बने कि आप किसी को जज ना करें, वो एम्पैथी वाला एंगल अंदर लेके आए, हर इंसान की अपना कल्चर समझे, उसका कॉन्टेक्स्ट समझे, तो आप बहुत आसानी से किसी से भी कन्वर्सेशन कर लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत डीप मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स भी बनाएंगे। और आई थिंक ये जो भी मैंने आपसे ही डिस्कशंस के दौरान चीजें सीखी हैं, तो कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी हैं जो मैं भूल रहा हूँ अभी। अभी आप अगर हाईलाइट कर सके सर, तो और बेटर तरीके से आई थिंक एक्सप्लेन कर पाएंगे। नहीं नहीं, देखो एम्पैथी का तो रोल इतना ज्यादा है, जब आप दूसरे के, कहते हैं ना, दूसरे के शूज पहन के देखो आप, कि अगर आप उसकी जगह होते और आप इस सिचुएशन में यही करते जो इसने किया है, तो फिर इसने गलत क्या किया है। अगर आप भी वही करते इस सिचुएशन में, तो फिर आप को जज क्यों करते। तो बेसिकली हमारा आधे से ज्यादा टाइम तो लोगों को जज करने में बीत जाता है, कि वो मूर्ख है, या वो उसने गलत किया, मैं होता तो पता नहीं क्या ही कर लेता। और उसकी कोई, उसका बैकग्राउंड समझे बिना, उसका स्ट्रगल समझे बिना, उसकी परिस्थितियां समझे बिना उसको जज करना, तो ये मुझे लगता है एम्पैथी अच्छा करने के लिए अनेकांतवाद एक शब्द है जो हम सब लोगों ने बहुत सुना है, और जैनिज्म में आता है अनेकांतवाद, कि भाई दूसरों के विचारों का सम्मान करना। जिस दिन आप दूसरों के विचारों का सम्मान करना शुरू कर देते हैं, जिस दिन आप उसकी उसकी परिस्थितियों का, उसके विचार बने हैं, कैसे बने हैं, अपब्रिंगिंग रही होगी, उसकी परवरिश हुई होगी, उसकी पढ़ाई हुई होगी, उसको परिवार में कोई माहौल मिला होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि मतलब थोड़ा सा मैं आपसे भी जानना चाहूंगा अनेकांतवाद पे, मैं तो बहुत बोलता हूँ और बहुत मुझे पसंद है, मेरे जीवन में बहुत बड़ा, मुझे लगता है सबसे बड़ा अगर कोई मंत्र जिसने मुझे बहुत बहुत हेल्प करी है और मेरे को एम्पैथेटिक बनाया है और ज्यादा, और बहुत ही एक्सेप्टेंस मेरी लाइफ में लाने का काम किया है, तो वो अनेकांतवाद ने किया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि अनेकांतवाद आपके लिए क्या अहमियत है। सर इससे पहले बस एक एक क्वेरी जो भी यहाँ आई थी कि प्लान बी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं क्या होना, ये बस वही बात है जो हम लोग कर रहे हैं। कि मेरे लिए हो सकता है प्लान बी हो, जरूरत हो ना हो, आपके लिए जरूरत हो ना हो, तो वो जो एक कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट को समझिए। सबका कॉन्टेक्स्ट अलग है। कभी भी कोई भी टॉपर या कोई भी अगर इस तरह से एकदम डेफिनेट चीज बोल दे कि प्लान बी नहीं ही होना चाहिए या हमेशा ही होना चाहिए, तो वो दोनों ही चीजें गलत है। दोनों ही इट गलत डिपेंड्स है। ऑन योर सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट और किस एज पे अभी आप हैं। वो सारी चीजें रखते हुए आप प्लान बी प्रिपेयर कीजिए अगर जरूरत है तो। अदरवाइज यूपीएससी में सीरियस रहिए। दूसरी बात जो सर आपने पूछी, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जितना मैंने समझा था वो ये कि ट्रुथ हैज एंड ट्रुथ कैन बी सीन फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शंस। तो ये बात बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, मैंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी की थ्योरी समझी, उससे भी मैं लिंक कर पाया कि अगर आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन में चल रहे हैं, तो ट्रेन में चलते हुए आपको ट्रेन के अंदर की सराउंडिंग्स तो एकदम रुकी हुई नजर आती है, और उसी ट्रेन को अगर कोई बाहर से देख रहा होगा तो आप और वो सराउंडिंग्स ट्रेन की वो दोनों भाग रहे हैं 100 की स्पीड से मिनिमम। तो सच क्या है, क्या सच है, वो डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़े हैं। वो ही अनेकांतवाद कहता है कि आप किस क्या बात। डायरेक्शन से देख रहे हैं, वो ही सच है। तो यही एम्पैथी भी कनेक्ट हो जाती है यहीं से कि आप सामने वाले का सच भी समझे, उसका क्या डायरेक्शन है।
और यहीं से अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, सर आप बेटर बता पाएंगे, बट कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो आप पॉलिसीज डिजाइन करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जिस भी वर्ग के लिए करें, या जिस भी वल्नरेबल सेक्शन के लिए करें, या जिस भी सेक्शन के लिए करें, उसके लिए आप देखें कि उसको क्या जरूरत है, बजाय ये जज करे हमेशा कि ये हमेशा ही मतलब इनको जो है सरकार को ही हेल्प करनी पड़ती है, हमारा काम बढ़ता चला जाता है, मैं क्यों करूं, मेरा वीकेंड है, ये सारी चीजें मतलब। बट आप एक बार ये जो एम्पैथी अगर आप एक बार लाना शुरू करेंगे लाइफ में, आई थिंक सारी ही चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। बहुत 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 बढ़िया बात कही आपने कि एम्पैथी चीज़ों को सिंपल करती है। भले ही आप उससे एम्पैथी के बाद आपकी मेहनत थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले आपको जब तक एम्पैथी का पता नहीं था तो आप ऐसी कुछ भी कभी बोल देते थे, कुछ भी कभी जज कर लेते थे। पर एम्पैथी के आने के बाद थोड़ी सी एफर्ट्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप ऑफिस में हो और आपको आज छुट्टी का दिन है और आपको अचानक काम आ गया और आपने एम्पेथाइज कर लिया कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इससे इतने लोगों को फायदा होगा, तो उससे आपकी मेहनत बढ़ जाती है। पर कोई बात नहीं, मेहनत बढ़ना में इतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको एम्पेथाइज अगर आप नहीं है, तो उससे जो नुकसान किसी सामने वाले को हो सकता है आपकी बातों से, आपके कंडक्ट से, तो वो ज़्यादा खतरनाक। तो एनीवे लगातार बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और बहुत देर से हम लोग बातें कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो और आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहें, जैसा कि ये टाइम जो है थोड़ा, मैं समझता हूँ कि आपका भी आपका भी अभी एक आपकी एंगेजमेंट हुई है और उसके लिए आपको बधाई भी हो। तो अगर आप किसी को डेडिकेट करके कोई गाना सुनाना चाहें तो सुनने वालों को भी मजा आए। वैसे मैं एस्पिरेंट्स को डेडिकेट कर रहा था सर एक सॉन्ग, सबके लिए, क्योंकि जो तो तैयारी कर एक एक्सपीरियंस के लिए और एक ठीक है। तो अगर आई डोंट नो इफ शी हैज जॉइंड, बट मेरी रिसेंटली एंगेजमेंट हुई है, तो इफ माय फियांसी इज लिसनिंग तो दिस इज फॉर यू। अच्छा ये गा दिया ना सर, आओगे जब तुम, हम्म। ये तो हो गया। ओके ओके, देन दूसरा। ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही, तुमसे ही ना है पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। वाओ। तो मैं देख रहा था कि डेडिकेट करने का ये फायदा हुआ कि एनर्जी भी आपकी, एनर्जी लेवल भी बहुत हाई हो गया और आपने बहुत धूम मचाया। अभी तक जितने भी गाने सुनाए उनमें और इसमें बहुत अंतर था आपकी एनर्जी में, और बहुत अच्छा रहा। थैंक्स टू योर पार्टनर की उनकी वजह से हमें इतना अच्छा गाना सुनने को मिला। और मैं सोचा था काश मैं थोड़ी देर के लिए इस फ्रेम से हट सकता तो और अच्छा रहता। तो नहीं सर। anyway, तो एक गाना और हाँ सुना जी। दो जो आप सुनाना चाह रहे थे एक्सपीरियंस के। ओके। अच्छा, इस बीच में एक बात है आपसे कि जैसे हाँ जी हाँ आप जी। फियांस हैं उनके लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, तो क्या इस रिलेशनशिप से भी कुछ मोटिवेशन मिलता है क्या तैयारी में, या ये भी एक मुसीबत है, या इससे तैयारी डिस्टर्ब होती है? क्या कहना चाहिए? सर डिपेंड करता है कि आप मतलब इट्स ऑलवेज अबाउट कितना एक्सट्रीम्स में जाते हैं आप। बहुत लोगों को हमने देखा है कि रिलेशनशिप में अपने
अपने टाइम को, अपने फोकस को और अपना जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, उसको बिल्कुल खराब कर देते हैं। तो वो जो एक्सट्रीम्स में जाना है वो बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। मॉडरेशन में अगर आप रख सके, जैसे कनिष्क कटारिया सर का एग्जांपल भी था कि उन्होंने बताया कि हाउ हिज गर्लफ्रेंड यूज्ड टू मोटिवेट हिम। तो वो उस तरह का अगर आपका एक प्रोडक्टिव और एक म्यूचुअली सपोर्टिव अगर रिलेशनशिप है, तो आई थिंक वो आपको हमेशा हेल्प ही करेगा। बट अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जहां पे आपकी एनर्जी, टाइम और मूड सब कुछ खराब ही हो रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि आप जितना जल्दी उससे बाहर आ सकें और अपनी अगली रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल यूपीएससी के साथ बनाएं, और वो आपको जरूर बहुत ही लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच ये एडवाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा ये सवाल पूछते हैं और ये बहुत ही रेलेवेंट था ये वाला जवाब जो आपने दिया। थैंक यू सो मच। और हम सेशन को समाप्त करना चाहेंगे एक गाने से। लोग तो मोहभंग की मांग कर रहे हैं, अब देखते हैं कि क्या आप गाते हैं। अरे एस्पिरेंट्स एस्पिरेंट्स को डेडिकेट करते हुए, क्योंकि आपने अपने पार्टनर को डेडिकेट कर लिया, पर ये जो लोग आपके सुन रहे हैं इनको भी कुछ डेडिकेट करना चाहिए। ये एस्पिरेंट्स के लिए है, और ये एक ऐसा गाना है जो मुझे तो जिसने बहुत ही फोकस, या मुझे अगर कभी डाउन नहीं होने दिया, मतलब इस सॉन्ग का एक एक जो वर्ड है या एक एक जो शब्द जिसे हम बोलते हैं उसमें इतनी पावर है। अभी आप सुने, मतलब, और सभी लोगों को मुझे, मतलब, मेरा ये एडवाइस है कि इसको लगातार सुने, हो सके तो याद कर ले, लिखें अपने हाथ से बार बार इस गाने को, तो आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। आशा है, आशा है, आशा है, आशा है, आशा है, आशा है, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशा है, आशा है, आशा है, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को बार बार। आशा है, आशा है, आशा, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। क्या बात है, आज के दिन और अब मुश्किल नहीं कुछ भी। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आपके दिमाग के साथ समाप्त करते हैं कि भाई रुकना और मुश्किल भी, बस जिंदगी में पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एम्पैथी के साथ, अनेकांतवाद के साथ आगे बढ़ते हैं। अमृत, आप कुछ चाहिए लास्ट? थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके, एस्पिरेंट्स की क्वेरीज को आंसर करके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो बिल्कुल रैंडम टॉपिक्स आपने मेरे सामने रखे, जिससे मैं भी थोड़ा सा एक बार तो सरप्राइज हो गया कि बट उन सभी पे बात करके मजा तो बहुत आया। बट आई होप कि जो भी एस्पिरेंट्स अभी अपने बहुत ही सिंसियर, बहुत ही सीरियस वाले फेज में अभी हैं, इनका प्रीलिम्स भी अप्रोचिंग है, आई थिंक, आई होप कि उन्हें इस सेशन से कुछ एनर्जी, कुछ फोकस, कुछ टिप्स और एक पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस कि उन्हें क्यों करना है, वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा। और जो भी जुड़ना चाहते हैं सिविल सर्विस में, या अब बस प्रिपरेशन में कूदना ही चाहते हैं, तो उनका भी एक जो डिसीजन मेकिंग है वो क्लियर हुई होगी। आई होप कि कुछ तो प्रोडक्टिव निकला हो उन सभी के लिए। बट जैसे कि सर की बुक का टाइटल भी है, जो भी इस रेस में लगे हुए हैं, आप सभी के लिए एक ही 3 लाइन का मूल मंत्र है, रुक जाना नहीं। अगर सिविल सर्विसेज हो जाए तब भी नहीं रुकना है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। जैसा कि आप सर को देखते हैं कितनी चीजें हैंडल करते हैं एक साथ में, और अगर नहीं भी हो तब भी नहीं रुकना है, बिकॉज दैट इज नॉट द एंड एज वेल। क्या बात है, बहुत अच्छे से समराइज किया, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच एंड फॉर योर फ्यूचर थैंक यू। एंड बेस्ट विशेस टू यू एंड योर पार्टनर ऑल्सो, कि थैंक आप यू। आगे बढ़ते जाए। थैंक यू सर, बाय।